और अब रुक करते अपनी खास पेशकश का, जिसका नाम है ग्राउंड जीरो के हीरोज। और इस खास बुलेटिन में हमारे हीरोज बताएंगे हर खबर की जमीनी हकीकत, वो भी सीधा ग्राउंड जीरो से। दिल्ली के अंदर आज से कोरोना की नई गाइडलाइंस लागू की गई हैं, जिसमें ई रिक्शा के अंदर भी 2 सवारियों को बैठाने का जो फैसला है वो किया गया है। आप बताइए आखिर कितना सही है ये फैसला? ये फैसला सही है, क्योंकि ओमिक्रॉन जिस तरह से पैर पसार रहा है, सरकार ने जो लगाम लगाई है बहुत अच्छा कदम है सरकार का। सभी हम उसका सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन को ख़त्म करना है, मास्क लगाना है, कम सवारियाँ होगी तो इन्फेक्शन नहीं होगा, तो हमें ख़त्म करना है। तो ये काम अच्छा काम है, बहुत बढ़िया। आपको लगता है कि इससे ई रिक्शा चालक जो हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान जरूर होगा? देखो, ओमिक्रॉन जिस तरह से बढ़ रहा है उसका यही तरीका है उसे रोकने का कि सवारियां भी सेफ रहें और रिक्शे वाला भी सेफ रहे। अगर हम ई रिक्शाओं की बात करें तो ज़्यादातर लोग मेट्रो स्टेशन से अपने घरों के लिए ई रिक्शा का उपयोग करते हैं, तो ऐसे में उन लोगों को भी अब जो है थोड़ी सी परेशानी ना हो, उनके अंदर बीमारियां ना फैले, तो सरकार ने फैसला सही लिया है। देखो, सरकार जो कर रही है, कोर्ट जो कर रहा है, बहुत अच्छा कदम उठा रहे हैं, हम उसका पालन कर रहे हैं और करते रहेंगे। और देख रहे होंगे 2 सवारियां जो अलाउ करी हैं ओमिक्रॉन को कम करने के लिए, जो भारत से बिल्कुल खत्म हो, उसका हम पालन कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं। लोग आखिर कितना आपको जागरूक नजर आ रहे हैं फिलहाल? लोग बहुत जागरूक है, पहले से बहुत ज़्यादा है। अब तो सभी मास्क लगा रहे हैं, 2 गज की दूरी का पालन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ई रिक्शा में भी 2 सवारियां हैं, तो सभी कानून का पालन कर रहे हैं। बिल्कुल, आज से जो नई गाइडलाइंस लागू की गई हैं उसका जो है लोग पालन कर रहे हैं, क्योंकि ई रिक्शा के अंदर भी अब 2 ही लोगों को अलाउ किया गया है। और यही वजह है कि आज से जो है दिल्ली के अंदर जो नई पाबंदियां लागू की गई हैं उसका लोग खुलकर समर्थन कर रहे हैं और पालन भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के साथ साथ कोरोना वायरस भी अब तेजी से पैर पसारकर आगे बढ़ रहा है, जिससे न सिर्फ महाराष्ट्र की जनता बल्कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार की भी टेंशन बढ़ गई है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 2000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में तकरीबन 1300 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अगर ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या की बात करें तो महाराष्ट्र में अब तक 165 ओमिक्रॉन के मरीज पाए जा चुके हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में ओमिक्रॉन के एक भी मरीज सामने नहीं आए हैं, जिसको लेकर अब महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने एक बड़ा बयान दिया है। राजेश टोपे ने कहा कि अगर लोग जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसका पालन नहीं करेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, तो शहर में लॉकडाउन फिर से लगाया जा सकता है। उसी के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सुपुत्र आदित्य ठाकरे ने आज बीएमसी के साथ बैठक की, जिसमें इस चीज़ों पे जोर दिया गया कि वैक्सीनेशन कहाँ तक पहुँचा है, वैक्सीनेशन पर बढ़ावा देने के लिए बात कही गई। उसके अलावा जो बीएमसी की टास्क फोर्स के अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत की और साथ ही साथ कई विषयों पर चर्चा की गई, जैसे कि वैक्सीनेशन कहाँ तक पहुँचा है। उसके अलावा जिस तरीके से कई जगहों पर जो ढील दी गई थी, नाइट कर्फ्यू इस वक्त शहर में लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी लोग पालन नहीं करा रहे हैं। लेकिन अगर मामले इसी तरह से बढ़ते रहें तो मुंबई शहर और महाराष्ट्र को एक बार फिर से लॉकडाउन की मार झेलनी पड़ सकती है। कैमरामैन बबलू राउत के साथ शुभम पांडे, न्यूज इंडिया, मुंबई। बता दें कि मुंबई में 10 कोविड सेंटर हैं, जिनमें से 5 पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। इस वक्त हम मलाड जंबो सेंटर में हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ 2100 बेड हैं और जब भी ज़रूरत पड़े तो यहाँ मरीजों को एडमिट किया जा सकता है। ऑक्सीजन की भी पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जब भी मरीज़ यहाँ आएंगे उन्हें तुरंत उपचार शुरू कर दिया जाएगा। ये हमारे साथ बात करने के लिए असिस्टेंट डीन डॉक्टर भास्कर पाटिल हैं। पाटिल साहब, बताइए, ये जो जंबो कोविड सेंटर है इसके अंदर क्या क्या सुविधाएं आपने बना के रखी हुई हैं? मलाड जंबो कोविड हॉस्पिटल जो है वो मुंबई के बड़े टेम्पररी फील्ड हॉस्पिटल्स में से एक है। यहाँ पे कुल मिला के 2170 बेड हैं, जिसमें से 1500 बेड ऑक्सीजन वाले बेड हैं। इसमें से 190 बेड जो हैं वो आईसीयू बेड हैं। जो ऑक्सीजनेटेड बेड है 1500, उसमें से 100 हमने रिजर्व कर रखे हैं बच्चों के लिए, और जो आईसीयू बेड्स हैं 190, उसमें से 40 बेड्स हैं बच्चों के लिए। इस हॉस्पिटल में एक्सरे फैसिलिटी है, इस हॉस्पिटल में पैथोलॉजी लैब है, यहाँ पे बायोकेमिकल टेस्ट की व्यवस्था की गई है, यहाँ पे आरटीपीसीआर लैब बनाया है, यहाँ पे हमने सीटी स्कैन की व्यवस्था भी कर रखी है।
तो वैसे देखा जाए तो एक पूरी तरीके से एक सेल्फ कंटेन्ड हॉस्पिटल है जहाँ पे हम कोविड के जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। जी देखा आपने देखा किस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि ये पूरा जंबो अपने आप में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार और बीएमसी पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके साथ खड़ी है। बस अब ज़रूरत है हमको और आपको अपनी जिम्मेदारी निभाने की, सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक साबित करने की। तो इस समय प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्र देव सिंह मौजूद है, उनसे बात करेंगे क्योंकि वाराणसी में कहा जाए तो रथ यात्रा जो है यहाँ पे विश्वास यात्रा जो है पहुंच चुकी है। तो इस समय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो आपका न्यूज इंडिया में स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी का जन विश्वास यात्रा वाराणसी में कहा जाए तो 6 जगहों से होकर के आया, तो क्या है ये यात्रा का? देखिए, जन विश्वास यात्रा में जनता के बीच में लेकर आया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं। आदरणीय मोदी जी 7 वर्षों से जिस प्रकार जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता को खुशहाल करने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, यानी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, स्वच्छ जल मिले, और ये सपना साकार हो रहा है। पहली बार 70 सालों के बाद गरीबों का पक्का मकान बन रहा है। घर में स्वच्छ 2024 तक सभी को जल पानी मिलने लगेगा और शुरुआत हो गई है। आयुष्मान का कार्ड दुनिया का सबसे बड़ा कार्ड है। आज गरीबों के लिए सब कुछ हो रहा है। बिजली का कनेक्शन हो, गैस का कनेक्शन हो, एक बेटी सम्मान पा रही, खुशहाली है। इसी तरह राज्य के अंदर योगी जी के नेतृत्व में कानून का राज है, जिसके औद्योगिक नगरी मतलब उद्योग के क्षेत्र में हम लोग बढ़ रहे हैं। देश में आज नंबर 1 है। लोग उद्योग लगाने आ रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसलिए जन विश्वास यात्रा जो लेकर निकला हूँ, कानून के राज की बात कर रहा हूँ। आज कानून का राज है और जिसके कारण शांति है तो उद्योग की नगरी बढ़ रही धीरे धीरे और लोग खुशहाल हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, एक बात और भी है, भारतीय जनता पार्टी जन विश्वास यात्रा निकाल रही है, कांग्रेस जो है प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रही है, सपा जो है आपको रथ यात्रा निकाल ली है। तो ऐसे में अगर बात करते हैं तो 2022 के अगर चुनाव में बात करें तो किसकी यात्रा जो है कारगर साबित होगी? देखिए, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। पिछले 15 सालों ने देखा है सपा बसपा कांग्रेस ने किस प्रकार राज्य को लूटा है। इनका ट्रांसफर भी उद्योग हो जाता है, इनका भ्रष्टाचार आकंठ में डूब जाते हैं। ये लोग गुंडागर्दी को बढ़ावा देते हैं, आतंकवाद को छुड़ाते हैं, उनके ऊपर मुकदमा वापस करवाते हैं। तो ये कोई दल नहीं है, ये दलदल है, एक वंशवाद की पार्टियां हैं। अध्यक्ष जी, अंतिम सवाल, बात करते हैं कि लगातार अभी जो है उत्तर प्रदेश में जो है छापामारी चल रही है, जिसमें कि इनकम टैक्स की छापामारी चल रही है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो विपक्ष पार्टियां हैं वो कह रही है कि भाजपा जो है वो ईडी को लेकर के जो है उनके ईडी जो है वो हो गए या चुनाव कमिश्नर हो गए, तमाम तरह की सब चीजें जो है ना भारतीय जनता पार्टी के एक अंग है। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? बताओ, 200 करोड़ रुपया घर में रखना चाहिए? अब मेरे को बताओ, अखिलेश यादव क्यों परेशान हो रहे हैं? 200 करोड़ रुपया घर में रखना चाहिए? सपा को पक्ष क्यों लेता है सपा? भाई आप ही बताइए मेरे को। तो वो तो छापा तो गिरेगा है गरीबों को तो। भैया, तो ये थे स्वतंत्र देव सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने अपनी बात को जो है ना रखा और आज रथ यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास रथ यात्रा थी उसमें शामिल हुए और लोगों ने जो है इनका जोरदार स्वागत किया। तो इस तरह से आपने अभी देखा स्वतंत्र देव सिंह ने अपनी बात को बेबाकी से रखा है। न्यूज इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। सर, प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है, कहा है कि यूपी में दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में। प्रियंका जी बार बार महिलाओं की सुरक्षा की बात उठाती रहती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रियंका जी को कहीं न कहीं दूरदृष्टि दोष है। उनको उत्तर प्रदेश से आगे राजस्थान दिखाई नहीं देता है। राजस्थान में जिस तरह से लगातार गैंगरेप की घटनाएं हो रही है, रेप की घटनाएं हो रही है, अबोध बालिकाओं के साथ में दुराचार की, दुर्व्यवहार की घटनाएं हो रही है,
उत्तर प्रदेश पर टिप्पणी करने से पहले उनको राजस्थान के इन विषयों को जवाब देना चाहिए। राजस्थान की लड़कियां प्रियंका जी से इसके ऊपर उनकी सरकार क्या कर रही है इस पर जवाब चाहती है। सर, तो ये थे गजेंद्र सिंह शेखावत जिन्होंने कहा था कि प्रियंका गांधी को राजस्थान भी जाकर देखना चाहिए था। कैमरामैन इंद्र मोहन के साथ दीपक चौबे, न्यूज इंडिया, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से एक दिल दहलाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दो युवक एक नाबालिग बच्ची को डंडों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। प्रियंका गांधी ने इस पूरे मामले में ट्वीट कर सरकार को निशाने पर लिया है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए 4 लोगों को नामजद किया है, जिसमें एक युवक की गिरफ्तारी भी हो गई है। अन्य 3 की तलाश पुलिस कर रही है। बताया जा रहा है कि सूरज सोनी नाम के युवक का मोबाइल चोरी हो गया था। ये मोबाइल चोरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। उन्होंने पुलिस में शिकायत नहीं की, लेकिन उस बच्ची को पकड़ लिया जिनके ऊपर इनका शक था और बच्ची को घर में लाकर उसकी बेरहमी से न केवल डंडे से पिटाई की, बल्कि उसको अपने पैरों तले रौंदा भी। ये पूरा मामला अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और पुलिस अब हरकत में आ चुकी है। कैमरामैन राजवीश के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सर पर हैं और सियासी दलों के साथ साथ इलेक्शन कमीशन भी इन चुनावों को लेकर के तैयारियां पूरी करने में जुटा हुआ है। इलेक्शन कमीशन की 13 सदस्यीय टीम इस वक्त लखनऊ में है और आज उनकी बैठक के दूसरे दिन जिलाधिकारियों, पुलिस कप्तानों, आईजी, एसएसपीज के साथ बैठक चल रही है, जिसमें एक एक जिले के अधिकारियों से ये पूछा जा रहा है कि उनके जिलों में चुनावी तैयारियां क्या है, कोरोना को लेकर परिस्थितियां क्या है, कानून व्यवस्था को लेकर के स्थितियां क्या है। इन सारी चीज़ों का इलेक्शन कमीशन की 13 सदस्यीय टीम जायजा ले रही है। कल वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसको क्या कुछ जानने को मिला है, ये सारी चीज़ें साफ होंगी। इससे पहले कल तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इलेक्शन कमीशन की टीम से मिले थे और सब ने एक सुर में ये बात कही कि इलेक्शन टाले नहीं जाने चाहिए। अब चुनाव आयोग पर है कि वो इन सारी जानकारियों को किस तरह से इकट्ठा करता है और इस पर आखिर अंतिम में क्या फैसला लेता है। विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। प्रधानमंत्री के कल के दौरे के बाद जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों की जिस साजिश रची गई और जिस तरह से एक गाड़ी पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बाकायदे मारने का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई और एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, इसमें कोई भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, सभी भारतीय जनता पार्टी की है। वहीं संबित पात्रा ने साफ तौर से कहा कि यह पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों का है और सरकार अगर उत्तर प्रदेश में बनती है तो यही चरित्र है जो कि समाजवादी पार्टी का असली दिखाई पड़ रहा है। गौरतलब है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे ये सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से बयानबाजी भी कर रही हैं और कहीं न कहीं जनता के बीच में अपने को लुभाने के लिए एक साजिश का हिस्सा भी बन रही हैं। राजवेश के साथ अभिनव पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ।